इतिहास की कुछ घटनाएं केवल तिथियों और नामों तक सीमित नहीं होती। वे मनुष्य की सोच, उसके अधिकार और उसकी पहचान को हमेशा के लिए बदल देती हैं। फ्रांसीसी क्रांति ऐसी ही एक घटना थी। ये सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं थी, ये पूरी मानवता के जागने की कहानी थी। आज हम आपको 18वीं शताब्दी के फ्रांस में ले चलते हैं, जहां चमकते महलों की दीवारों के पीछे भूख, अन्याय और असमानता छिपी हुई थी। भाग 1। क्रांति से पहले का फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति से पहले का फ्रांस एक निरंकुश राजतंत्र के अधीन था, जहां राजा की इच्छा ही कानून मानी जाती थी। राजा लुई 16वां को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था, इसलिए उसके निर्णयों पर सवाल उठाना न केवल असंभव था, बल्कि अपराध भी माना जाता था। शासन व्यवस्था पूरी तरह राजमहल के इर्द गिर्द घूमती थी और आम जनता सत्ता से कोसों दूर थी। राजा और उसका दरबार विलासिता में डूबा हुआ था, जबकि देश की वास्तविक स्थिति लगातार बदतर होती जा रही थी। फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों एस्टेट्स में बांटा गया था। पहला वर्ग पादरियों का था, जो धार्मिक सत्ता के साथ साथ सामाजिक प्रभाव भी रखते थे। दूसरा वर्ग कुलीनों का था, जिनके पास जमीन, धन और विशेषाधिकार थे। तीसरा वर्ग सबसे बड़ा था, किसान, मजदूर, कारीगर, व्यापारी और शिक्षित मध्यम वर्ग, लेकिन अधिकारों के मामले में वही सबसे कमजोर था। आबादी का लगभग 97% हिस्सा इसी तीसरे वर्ग में आता था, फिर भी सत्ता, सम्मान और सुविधाएं उनसे कोसों दूर थीं। तीसरे वर्ग पर करों का बोझ असहनीय था। चर्च को कर, जमींदारों को लगान और राज्य को टैक्स, सब कुछ आम आदमी ही देता था। इसके विपरीत पादरी और कुलीन लगभग कर मुक्त जीवन जीते थे। ये असमानता धीरे धीरे लोगों के मन में कड़वाहट भर रही थी। मेहनत तीसरे वर्ग की, लेकिन उसका फल दूसरों को मिलता था। जीवन संघर्ष बन चुका था। खेतों में पसीना, शहरों में बेरोजगारी और घरों में भूख। देश की आर्थिक स्थिति भी बेहद चिंताजनक थी। वर्षों तक चले युद्धों ने फ्रांस के खजाने को खाली कर दिया था। अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई में सहायता देना गौरव की बात जरूर थी, लेकिन उसने फ्रांस को भारी कर्ज में डाल दिया। ऊपर से शाही दरबार की फिजूल खर्ची, महंगे कपड़े, भव्य उत्सव और अंतहीन ऐशो आराम राजकोष पर लगातार बोझ डाल रही थी। सरकार के पास आम जनता की मदद के लिए न तो संसाधन थे, न ही इच्छा। इसी बीच प्राकृतिक आपदाओं ने हालात और बिगाड़ दिए। खराब फसलें हुईं, अनाज की कमी बढ़ी और रोटी की कीमतें आसमान छूने लगीं। पेरिस और अन्य शहरों की सड़कों पर लोग रोटी के लिए झगड़ते नजर आने लगे। भूख केवल पेट की नहीं थी, वो सम्मान, न्याय और इंसाफ की भूख थी। माताएं अपने बच्चों को भूखा सुला रही थीं और पिता असहाय होकर आसमान की ओर देख रहे थे। धीरे धीरे जनता के मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या यही न्याय है? क्या ईश्वर के नाम पर शासन करने वाला राजा अपनी प्रजा की पीड़ा से अनजान रह सकता है? ये सवाल अभी शब्दों में पूरी तरह नहीं ढला था, लेकिन दिलों में बेचैनी पैदा हो चुकी थी। क्रांति अभी दूर थी, पर उसकी नींव यहीं रखी जा चुकी थी, अन्याय, असमानता और असहनीय पीड़ा के बीच। भाग 2। विचारों की क्रांति। फ्रांस के सामाजिक और आर्थिक अंधेरे के बीच एक ऐसी रोशनी जली जिसने लोगों की सोच की दिशा ही बदल दी। ये रोशनी थी ज्ञानोदय आंदोलन, एनलाइटनमेंट, एक बौद्धिक क्रांति जिसने तलवारों से पहले विचारों के जरिए सत्ता को चुनौती दी। भूख, करों और अन्याय से दबा समाज अब केवल सहने वाला नहीं रहा था, वो सोचने लगा था, सवाल करने लगा था और अपने अधिकारों को समझने की कोशिश करने लगा था। ज्ञानोदय के विचारकों ने पहली बार ये साहस किया कि वे परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुश सत्ता पर खुलेआम सवाल उठाएं। जॉन जैक्स रूसो ने कहा कि सत्ता का असली स्रोत राजा नहीं बल्कि जनता होती है। उसकी प्रसिद्ध अवधारणा सामाजिक अनुबंध ने यह विचार दिया कि सरकार जनता की सहमति से बनती है और यदि वो जनता के हित में काम ना करे तो उसे बदला भी जा सकता है। ये विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था, क्योंकि ये सीधे सीधे राजशाही की नींव पर प्रहार करता था। वोल्टेयर ने समाज में फैले अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और चर्च की निरंकुश शक्ति पर तीखा प्रहार किया। उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचारों की आजादी की वकालत की। वोल्टेयर का मानना था कि डर और अज्ञान के सहारे चलने वाला शासन कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता।
उसकी व्यंग्यात्मक शैली और तीखे लेखन ने लोगों को हंसाते हुए सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सिखाया कि सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि जागरूकता की निशानी है। वहीं मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता के विभाजन का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार यदि सारी शक्ति एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथ में हो तो अत्याचार तय है। उसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग होने की बात कही ताकि कोई भी शक्ति निरंकुश न बन सके। ये विचार उस निरंकुश राजतंत्र के बिल्कुल विपरीत था जहां राजा ही कानून था, राजा ही न्यायाधीश था। इन विचारों की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे। ये विचार सैलूनों, कैफे, विश्वविद्यालयों और अखबारों के जरिए आम लोगों तक पहुंचने लगे। शिक्षित मध्यम वर्ग, वकील, लेखक, शिक्षक और व्यापारी इन विचारों का वाहक बन गया। धीरे धीरे ये सवाल गलियों और बाजारों में भी गूंजने लगे। क्या राजा सच में सर्वोच्च है? क्या जन्म से कोई बड़ा या छोटा होता है? क्या सभी मनुष्य समान नहीं है? अब लोग केवल अन्याय सहने वाले नहीं थे, वो सोच रहे थे, तुलना कर रहे थे और अपने हालात को बदलने का सपना देखने लगे थे। ज्ञानोदय ने लोगों के मन में ये विश्वास पैदा किया कि बदलाव संभव है और वो बदलाव विचारों से शुरू होता है। यही विचार आगे चलकर क्रांति की आत्मा बने। तलवारें बाद में उठीं, पहले चेतना जगी, और जब चेतना जाग जाती है तो इतिहास करवट लेने लगता है। भाग 3, 1789 और बास्तील का पतन। साल 1789 फ्रांस के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बनकर आया। आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता और बढ़ते जन असंतोष के दबाव में राजा लुई 16वें को मजबूरन एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। ये सभा दशकों से नहीं हुई थी, इसलिए जनता, खासकर तीसरा वर्ग, को उम्मीद जगी कि अब उनकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन बैठक शुरू होते ही साफ हो गया कि सत्ता का ढांचा बदलने का राजा का कोई इरादा नहीं था। एस्टेट्स जनरल में मतदान की पुरानी व्यवस्था लागू थी। हर वर्ग को केवल एक वोट। इसका मतलब ये था कि पहला और दूसरा वर्ग मिलकर तीसरे वर्ग को हमेशा हरा सकते थे, चाहे तीसरा वर्ग संख्या में कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये व्यवस्था तीसरे वर्ग के लिए अपमानजनक थी। वे आबादी का विशाल हिस्सा थे, करों का पूरा बोझ वही उठाते थे, फिर भी निर्णयों में उनकी कोई वास्तविक हिस्सेदारी नहीं थी। जब उनकी मांग व्यक्ति के आधार पर मतदान ठुकरा दी गई तो धैर्य टूट गया। इसी क्षण इतिहास ने करवट ली। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने खुद को राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने ये ऐलान किया कि वे ही फ्रांसीसी जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं और संविधान बनाए बिना नहीं हटेंगे। ये कदम कानूनी भाषा में उठाया गया विद्रोह था, शांत लेकिन बेहद साहसी। ये सीधे सीधे निरंकुश राज सत्ता को चुनौती थी। कुछ ही दिनों बाद टेनिस कोर्ट शपथ ली गई, जिसमें प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर नए फ्रांस के निर्माण का संकल्प लिया। जब ये राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी, उसी समय पेरिस की सड़कों पर हालात और भी विस्फोटक हो चुके थे। भूख, महंगाई और अफवाहों ने जनता को उग्र बना दिया था। लोगों को डर था कि राजा सैनिकों के जरिए राष्ट्रीय सभा को कुचल सकता है। इसी भय और गुस्से के माहौल में 14 जुलाई 1789 का वो दिन आया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन पेरिस की जनता ने बास्तील किले पर धावा बोल दिया। बास्तील कोई साधारण जेल नहीं थी, वो निरंकुशता, अत्याचार और मनमानी कैद का प्रतीक थी। वहां राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के रखा जाता था और इसलिए आम जनता के मन में वो भय का प्रतीक बन चुकी थी। जब भी कोई व्यक्ति राजा की इच्छा के विरुद्ध जाता, बास्तील का नाम ही उसे चुप कराने के लिए काफी होता था। घंटों की लड़ाई और संघर्ष के बाद बास्तील गिर पड़ी। उसके पतन के साथ ही केवल एक किला नहीं टूटा वो डर जिसने सदियों से जनता को जकड़ रखा था। पूरे फ्रांस में यह संदेश फैल गया कि निरंकुश सत्ता अजेय नहीं है। राजा की ताकत को पहली बार खुलेआम चुनौती दी गई थी और जनता जीत गई थी। बास्तील के पतन के बाद क्रांति अब केवल सभाओं और दस्तावेजों तक सीमित नहीं रही, वो सड़कों पर उतर आई थी, आम लोगों के हाथों में आ चुकी थी। ये स्पष्ट हो गया था कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। फ्रांस एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था, जहां सत्ता के मायने बदलने वाले थे और इतिहास नई इबारत लिखने वाला था। भाग 4, नए अधिकार, पुरानी साजिशें। बास्तील के पतन के बाद फ्रांस में परिवर्तन की गति तेज हो चुकी थी। जनता को अब ये एहसास हो गया था कि सत्ता केवल राजमहल की दीवारों के भीतर सीमित नहीं है।
इसी ऐतिहासिक क्षण में राष्ट्रीय सभा ने एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया की राजनीतिक सोच को प्रभावित किया। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। ये घोषणा क्रांति की आत्मा बन गई। इस घोषणा में पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान अधिकारों वाले होते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये शब्द केवल नारे नहीं थे, बल्कि उस नए समाज का सपना थे जिसे फ्रांसीसी जनता गढ़ना चाहती थी। अब कानून राजा की इच्छा नहीं, बल्कि जनता की सहमति से बनेगा। करों में समानता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। सदियों से दबे हुए लोगों के लिए ये घोषणा आशा की एक नई किरण थी। लेकिन कागज पर लिखे गए अधिकार और जमीनी सच्चाई के बीच अभी लंबी दूरी थी। राजमहल में बैठा राजा लुई 16वां और रानी मैरी एंटोनेट इस बदलाव को दिल से स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। बाहर से वे संविधान और राष्ट्रीय सभा का समर्थन करते दिखाई देते थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे पुराने राजतंत्र को वापस लाने की साजिशों में लगे हुए थे। विदेशी राजाओं और शक्तियों से गुप्त संपर्क बनाए जा रहे थे ताकि क्रांति को कुचला जा सके। 1791 में राजा और रानी ने भेष बदलकर फ्रांस से भागने की कोशिश की। उनका उद्देश्य था सीमाओं के पार जाकर विदेशी सेनाओं की मदद से सत्ता वापस हासिल करना, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। वरेन्स नामक स्थान पर उन्हें पहचान लिया गया और वापस पेरिस लाया गया। ये घटना जनता के लिए एक बड़ा झटका थी। जो राजा अब तक संवैधानिक शासक माना जा रहा था, वो जनता की नज़र में विश्वासघाती बन चुका था। इस घटना के बाद जनता का राजा पर से बचा कुचा भरोसा भी पूरी तरह टूट गया। लोगों को लगने लगा कि जब तक राजतंत्र रहेगा तब तक क्रांति सुरक्षित नहीं है। सड़कों पर यह सवाल गूंजने लगा, क्या एक देश में आज़ादी और राजा साथ साथ चल सकते हैं? धीरे धीरे राजतंत्र के खिलाफ जनमत मजबूत होता गया। उधर फ्रांस के भीतर अस्थिरता बढ़ रही थी और बाहर से यूरोपीय राजशक्तियां क्रांति को खतरे के रूप में दिख रही थीं। युद्ध का माहौल बन चुका था। इसी उथल-पुथल के बीच 1792 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। राजतंत्र को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया। ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि सोच का परिवर्तन था। अब फ्रांस किसी राजा का नहीं, बल्कि उसके नागरिकों का देश था। हालांकि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन दिशा तय हो चुकी थी। नए अधिकारों की नींव रखी जा चुकी थी, भले ही पुरानी साजिशें अभी भी पूरी तरह समाप्त न हुई हों। फ्रांस अब इतिहास के एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां वापसी संभव नहीं थी। भाग 5, राजा की मृत्यु और आतंक का शासन। साल 1793 फ्रांसीसी क्रांति का सबसे भयावह और निर्णायक अध्याय लेकर आया। ये वो क्षण था जब सदियों पुरानी राजसत्ता का अंत केवल कानूनों या घोषणाओं से नहीं, बल्कि रक्त से लिखा गया। जनवरी की ठंडी सुबह राजा लुई 16वें को पेरिस की सड़कों से होते हुए गिलोटीन तक लाया गया। वो राजा जिसे कभी ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, अब जनता के सामने एक साधारण अपराधी की तरह खड़ा था। जब ब्लेड नीचे गिरा तो भीड़ ने कोई शोर नहीं मचाया। वो क्षण इतना भारी था कि इतिहास स्वयं कांप उठा। राजा की मृत्यु केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं थी, वो उस विचार का अंत थी कि सत्ता जन्म से मिलती है। इसके साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि क्रांति अब पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इसी निर्णायक कदम के साथ एक नया डर भी जन्म ले चुका था। फ्रांस चारों ओर से संकटों से घिरा था। बाहर विदेशी राजशक्तियां हमला करने को तैयार थीं और भीतर से विद्रोह उठ रहे थे। इस अस्थिरता ने क्रांति को कठोर बना दिया। इन्हीं हालात में उभरा आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर। सत्ता अब जन सुरक्षा समिति के हाथों में थी, जिसके सबसे प्रभावशाली नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उसका मानना था कि गणराज्य को बचाने के लिए कठोरता जरूरी है। उसके अनुसार जो भी क्रांति का विरोधी है वो देश का शत्रु है और शत्रु के लिए दया नहीं हो सकती। आतंक के शासन के दौरान संदेह ही सबसे बड़ा अपराध बन गया। किसी पर भी देशद्रोह का आरोप लगाया जा सकता था, कुलीनों पर, पादरियों पर, पुराने क्रांतिकारियों पर और यहां तक कि आम नागरिकों पर भी। क्रांतिकारी न्यायालयों में मुकदमे तेजी से चलते थे और फैसले पहले से तय होते थे। गिलोटीन दिन रात चलती रहती थी। पेरिस के चौक लाल हो चुके थे और मौत एक रोजमर्रा की घटना बन गई थी। हजारों लोग इस दौर में मारे गए।
विडंबना ये थी कि मरने वालों में केवल राजतंत्र समर्थक ही नहीं थे, बल्कि कई वही लोग थे जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। विचारों की असहमति अब जानलेवा अपराध बन चुकी थी। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि क्रांति अपनी ही संतानों को निगल रही है। जिस आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ था, वही आज़ादी डर में बदलने लगी। रोबेस्पियर स्वयं नैतिकता और सद्गुण की बातें करता था, लेकिन उसके शासन में भय ही सबसे बड़ा हथियार बन गया था। जनता चुप थी, पहले राजा के डर से, अब क्रांति के नाम पर चल रहे आतंक से। ये विरोधाभास फ्रांसीसी क्रांति का सबसे दर्दनाक पहलू बन गया। आखिरकार 1794 में आतंक का ये दौर भी अपने चरम पर पहुंचकर टूट गया। रोबेस्पियर को गिरफ्तार किया गया और उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया जिसे उसने दूसरों के लिए इस्तेमाल किया था। इतिहास ने एक बार फिर चेतावनी दी, जब शक्ति पर कोई सीमा न हो, तो चाहे वो राजा के हाथ में हो या क्रांतिकारियों के, परिणाम विनाशकारी ही होते हैं। राजा की मृत्यु ने निरंकुशता का अंत किया, लेकिन आतंक के शासन ने यह सिखाया कि केवल सत्ता बदलना पर्याप्त नहीं होता। इंसानियत और संतुलन के बिना कोई भी क्रांति अधूरी रह जाती है। भाग 6 अंत और विरासत। 1794 में आतंक के शासन का अंत हुआ और उसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति का सबसे अंधकारमय दौर भी समाप्त हो गया। रोबेस्पियर, जो कभी क्रांति की नैतिक आवाज माना जाता था, अब उसी क्रांति का शिकार बन चुका था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी दया के गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। ये क्षण केवल एक व्यक्ति के पतन का नहीं था, बल्कि उस अति का अंत था जहां क्रांति अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी थी। जनता ने राहत की सांस ली, डर का साया कुछ हल्का हुआ। इसके बाद फ्रांस में स्थिरता लाने के कई प्रयास किए गए। डायरेक्टरी नाम की सरकार बनी, लेकिन वो भ्रष्टाचार, आंतरिक संघर्ष और आर्थिक समस्याओं से जूझती रही। जनता ने बहुत कुछ सह लिया था, राजतंत्र, भूख, आतंक। अब वो शांति और व्यवस्था चाहती थी। इसी अस्थिर माहौल में एक नया सितारा उभरा, नेपोलियन बोनापार्ट। एक सफल सैन्य नेता के रूप में उसने देश को बाहरी दुश्मनों से बचाया और धीरे धीरे सत्ता के केंद्र तक पहुंच गया। 1799 में नेपोलियन ने सत्ता संभाली और कुछ वर्षों बाद स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। तकनीकी रूप से देखें तो इससे क्रांति का युग समाप्त हो गया। फ्रांस फिर से एक शक्तिशाली शासक के अधीन आ गया, लेकिन यह वही पुराना निरंकुश राजतंत्र नहीं था। नेपोलियन की सत्ता भले ही मजबूत थी, लेकिन वो क्रांति से जन्मे कई सिद्धांतों को अपने साथ लेकर चला। कानून की समानता, योग्यता के आधार पर पद और धार्मिक सहिष्णुता। यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की असली विरासत समझ में आती है। क्रांति भले ही हिंसा और अराजकता के साथ खत्म हुई हो, लेकिन उसके विचार अमर हो गए। इस क्रांति ने दुनिया को यह सिखाया कि राजा से बड़ा नागरिक होता है। सत्ता किसी परिवार की जागीर नहीं होती, वो जनता की सहमति और विश्वास से मिलती है। पहली बार ये विचार व्यवहार में आया कि लोग अपने शासक को चुन सकते हैं, बदल सकते हैं और उसके निर्णयों पर सवाल उठा सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने मानव अधिकारों की आधुनिक अवधारणा को जन्म दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल फ्रांस के नारे नहीं रहे, वे पूरी दुनिया में फैल गए। यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और एशिया तक इन विचारों ने आंदोलनों को प्रेरित किया। औपनिवेशिक देशों में स्वतंत्रता की लड़ाइयों को वैचारिक आधार मिला। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की जड़ें यहीं गहराई से जमाई गईं। आज जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता या नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, तो हम अनजाने में उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि इतिहास केवल राजाओं द्वारा नहीं लिखा जाता, उसे आम लोग भी बदल सकते हैं। क्रांति समाप्त हो गई थी, लेकिन उसका संदेश आज भी जीवित है। जब भी कोई नागरिक अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति फिर से जन्म लेती है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और नई किताब के साथ।